हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस देखे थे, है ना। और उस ऑपरेशंस में हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरीके से हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस वाले पार्ट में, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स जो हमने किया था उसमें हमारे पास ये सब ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। यानी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। और मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? नया मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हम लोगों ने किया था। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फिर से एक नया मैट्रिक्स ही मिलेगा। थर्ड जो ऑपरेशन था वो था मल्टीप्लीकेशन का। याद होगा आपको, यहाँ पे क्या था हमारे पास? मल्टीप्लीकेशन का था। और मल्टीप्लीकेशन में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी। एक था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केलर मतलब कोई भी नंबर से, है ना। तो वहां पे भी हमारे पास सेम उसी तरीके से नया एक मैट्रिक्स हमारा जनरेट हो रहा था, है ना। मैट्रिक्स एडिशन जब करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। और इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? इस वाले मल्टीप्लिकेशन और ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन में आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो यही है। अब हमें सीखना है कि मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स तो हमारा मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरेट कैसे होता है। कि जैसे मान लो कि दो पीपल हैं, ए और बी। ठीक है। और ए क्या कर रहा है? मार्केट में, ये दोनों ये मार्केट में गए, है ना। और इसे मान लो कि 5 पेन खरीदने हैं। ठीक है। 5 पेन खरीदने हैं और 4 बुक खरीदने हैं। ठीक है। और सिमिलरली बी को भी सेम उसी टाइप के पेन खरीदने और बुक खरीदने, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। ठीक है। तो मान लो इसके पास, इसे 4 पेन खरीदने हैं और 3 बुक खरीदनी है। ठीक है। और हमें पेन का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है। तो पेन किस किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है हमें? मान लो पेन का प्राइस है, अ, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 10 रुपीज है। ठीक है। 10 रुपीज। और इस तरीके से लिख लेते हैं RS 10 रुपीज पर पेन है, यानी एक पेन का प्राइस कितना है? 10 रुपीज है। वैसे ही एक बुक का प्राइस हम मान लेते हैं 50 रुपीज है। ठीक है। तो ये दोनों, ये बुक और पेन खरीदने मार्केट में गए। तो अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ ए ने टोटल कितने रुपए स्पेंड किए, है ना। तो ए कितने रुपए स्पेंड करेगा? तो उसने पेन भी खरीदा है और बुक भी खरीदा है। एक पेन का प्राइस कितना है? एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है। तो टोटल अगर हम एक्सपेंडिचर देखें, ठीक है, टोटल हम एक्सपेंडिचर देखें कि ए ने कितना एक्सपेंडिचर किया है ना। एक्सपेंडिचर ऑफ ए अगर आप देखोगे तो उसने 5 पेन खरीदे हैं और एक पेन का प्राइस कितना है? 10 रुपीज। तो 5 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा? 5 × 10। उसने 4 बुक भी खरीदे और एक बुक का प्राइस है 50 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 4 × 50 रुपीज, है कि नहीं। और टोटल अगर हम इसको निकालें तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 200 और ये 50, 250 रुपीज इसने कंप्लीटली खर्च किए, है ना। सिमिलरली अगर हम बी के खर्च की बात करें कि बी ने कितने खर्च किए, तो इसने 4 पेन खरीदा है और एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है। तो 4 पेन का प्राइस 4 × 40, 4 × 10, प्लस उसने 3 बुक्स भी खरीदी है तो 3 × 50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा?
150 प्लस 40 190 रुपीज, है कि नहीं। तो ए और बी का एक्सपेंडिचर आप इस तरीके से इन जनरली हम लोग कैलकुलेट करते ही हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इसी को मैट्रिक्स के टर्म में समझने का ट्राई करूं कि मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिखूं तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक पेन का और एक बुक का, ठीक है, क्योंकि दोनों ने क्या किया है, सेम सेम जो भी उसके पास रिक्वायरमेंट है और सेम जो बोल सकते हो कि जो मार्केट में वो खरीदने गया पेन और बुक, दोनों सेम ही चीज खरीद रहा है ना। तो अगर मैं ए की बात करता हूं, ए ने क्या किया, ए ने टोटल कितने पेन खरीदे, 5 पेन खरीदा और 4 बुक खरीदा है, ठीक है। सिमिलरली बी ने क्या किया, बी ने 4 पेन खरीदा और 3 बुक खरीदा, है कि नहीं। और यहां पे मैं प्राइस लिख रहा हूं, ठीक है। किसका प्राइस लिखूंगा मैं, पहले मैं लिखूंगा पेन का प्राइस, तो पेन का प्राइस कितना है, पेन का प्राइस 10 रुपीज है पर पेन का, और बुक का प्राइस कितना है, 50 रुपीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैंने इसको एक स्ट्रक्चरल वे में इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट कहां पे है, तो ऊपर वाला पार्ट में हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरा प्राइस का है और ये मेरा ए ने जितना, ए ने कौन कौन सा सामान खरीदा और ये बी ने कौन कौन सा सामान खरीदा, ठीक है। वर्टिकली अगर देखोगे तो ये टोटल पेन है और ये टोटल बुक है कि नहीं। तो अब देखो कि अगर मुझे टोटल एक्सपेंडिचर लिखना है किसका, ए का, तो ए हमारा कहां पे था, इस वाले पार्ट में था, और बी हमारा इस वाले कॉलम में हमने लिखा था, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यही वाली क्वांटिटी आप लिखोगे, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 50, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 50, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे देगा मुझे, 250 और ये 190 हमें देगा। और इसको भी मैं एक मैट्रिक्स में डाल दे रहा हूं, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, तो इसको भी आप मैट्रिक्स में यहां पे डाल सकते हो, क्लियर है। तो अब देखो अगर कोई पूछता है कि ए ने कितना खर्च किया, तो आप बता सकते हो कि ए ने 250 रुपीज खर्च किया, और बी ने कितना खर्च किया, बी ने 190 रुपीज खर्च किया, है ना। तो अब देखो ये जो क्वांटिटी मेरे पास जनरेट हुई है, अगर मैं मैट्रिक्स के टर्म में बोलूं तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, याद होगा आपको 2x1 का। ये वाला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ये वाला मैट्रिक्स 2x1 का ही है ना, और ये भी तो सेम ही चीज है, 2x1 का है, ठीक है। तो ये देखो जो पहला एलिमेंट मुझे मिला है, ये जो अगर मैट्रिक्स के टर्म में समझोगे, ये 2x1 का मैट्रिक्स बन रहा है ना। और 2x1 मैट्रिक्स में पहला जो एलिमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, और ये 250 जनरेट कैसे हुआ, इस वाले वैल्यू से मिला है। और ये वाली वैल्यू कैसे आई, ये वाली वैल्यू ऐसे आई कि हम इसके जो पहला मैट्रिक्स था हमारे पास, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, है कि नहीं। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट मैट्रिक्स, और किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 10 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 50 से। तो पहला हमारा ये वाली क्वांटिटी आ गई, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। सेकेंड वाली चीज कैसे आई, सेकेंड वाली चीज सेम इसी मेथड से जनरेट हो रहा है, बस यहां पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां पे ये है कि इसका सेकेंड रो हम चूज करेंगे और इसका फिर फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 50 से। तो देखो यहाँ पे ये सेम उसी टाइप का जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का आइडिया यहीं से जनरेट हुआ है, और इसी तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर दिया रहा है तो हम कैसे उसकी वैल्यू और कैसे हम उसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये देखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है ना। क्या हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्या हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, जैसे इस वाले एग्जांपल को देखो, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यह समझ में आ रहा है कि इस वाले रो में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट यहां कॉलम में भी होना चाहिए, तभी आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर पाओगे, है कि नहीं। बेसिक आइडिया यही है।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कैसे होता है उस चीज को समझते हैं। तो पहली चीज तो ये लिख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, the product of two matrices will give a new matrix। नहीं है, जैसे हमने एडिशन में किया था, सब्ट्रैक्शन में किया था कि हम मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है ना। और अगर नया मैट्रिक्स मिल रहा है तो उस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने कंडीशन डाली थी कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट में क्या रूल होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट में रूल क्या होता है कि सेम यही रूल हम यहां पे अप्लाई करते हैं कि पहले मैट्रिक्स का जो रो है, रो में जितने एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में जितने एलिमेंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है, तो यहां पे जो सेकेंड रूल है लिख लेते हैं, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is possible only when matrix multiplication is possible only when the number of क्या होगा, matrix multiplication is possible in only when the number of columns in first matrix is same as the number of rows in the second matrix। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब पहले मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, वो दूसरे मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो हम ए और बी लिखेंगे। ठीक है, बीच में हम यहाँ पे मैट्रिक्स में कोई साइन नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन के लिए साइन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन नहीं है, बस डायरेक्टली अगर दोनों को पास पास लिख रहे हो, जैसे पहले भी आपने किया होगा, है ना, 3 × 2 लिखते थे मल्टीप्लिकेशन में नंबर के टर्म में, है ना। लेकिन जब हम एलजेब्रा को लिखते हैं तो सिर्फ ट्वाइस एक्स लिखते हैं, तो इसके बीच में बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम उसी तरीके से जब हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ए और बी लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें यह देखना है कि ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं जिसका ऑर्डर n क्रॉस m का है। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q का है। ठीक है, और हमें इन दोनों मैट्रिक्स का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना है। तो पहली चीज तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, और अगर पॉसिबल होता है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर n क्रॉस m है और इसका b का ऑर्डर p क्रॉस q है। ठीक है, तो ये जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है, ये वाली लाइन, थर्ड पॉइंट, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ए वाले का मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस m और b का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है, m है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज क्या है, p है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस a इंटू बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन m इक्वल टू क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको यही चेक करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का। ठीक है, कि आप कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं, है ना।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें सॉल्व करने की जरूरत है। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन में भी हमारे पास रूल था कि हमारे पास अगर ऑर्डर सेम है तो हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो फिर वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि a इंटू बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन m इक्वल टू p होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी, है ना, ऑफ, और इस तरीके से रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज क्या होगा। तो यहां पे देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, है कि नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो बच क्या गया हमारे पास, पहले मैट्रिक्स का रो बच गया और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बच गया, है ना। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो जो पहले मैट्रिक्स का आपका रो बच गया है और दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम बच गया है, ठीक है, यही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, ऑर्डर बन जाता है। क्लियर हो गया क्या, यही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन पहले हमें ये चीज समझना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2x3 का और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं 2x4 का, ठीक है, तो कोई मुझसे अगर पूछता है कि क्या a इंटू बी पॉसिबल है, क्या a इंटू बी पॉसिबल है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है वो, तो यहां पे हमें बस यही चीज चेक करना है कि इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी इस दोनों मैट्रिक्स को हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो रहा है क्या, इन दोनों मैट्रिक्स को हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 2x4 का और बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया 4x3 का, ठीक है, और किसी ने मुझसे बोला कि मुझे ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करके बताना है, ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये क्या होगा, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। यहां पे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो हम क्या बोल पाएंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी एक कोई ना कोई नया मैट्रिक्स आएगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सी मैट्रिक्स बन रहा है। तो कोई हमसे अगर ये पूछता है कि सी का ऑर्डर क्या होगा, तो सी का ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, तो जो वाला पार्ट आपका इक्वल हो चुका उसको आप छोड़ दो, बाकी क्या बच गया, इसका 2 बच गया तो रो बच गया, तो रो इसका ले लेंगे, और इसका कॉलम बच गया तो इसका कॉलम ले लेंगे। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो सी आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x3 का हो जाएगा, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट का ऑर्डर नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबल है तो हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये कंडीशन देखनी चाहिए और देखनी पड़ेगी कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है या नहीं है कि नहीं, सेम है कि नहीं है। अगर कोई मुझसे ये पूछता है इसी क्वेश्चन के लिए, सेम क्वेश्चन के लिए, क्या हम b को a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले वाले में देखो हमने a को b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और दूसरे वाले में b को a से मल्टीप्लाई करें, यानी b हमारा लेफ्ट साइड में और a हमारा राइट साइड में। यहाँ पे a हमारा लेफ्ट में था, b हमारा राइट में। तो इस केस के लिए भी हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। तो b का ऑर्डर क्या है, b का ऑर्डर 4x3 का है, और a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर 2x4 का है। तो क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते हैं।
है ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम मैट्रिक्स को, किस टाइप के मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहला कंडीशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही चीज आपको देखनी होती है। और एक चीज आपको यहां से ये भी समझ में आ रही होगी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, है ना। जैसे नंबर के टर्म में आप देखते थे 2 into 3 लिखते थे या 3 into 2 लिखते थे, दोनों की वैल्यू मेरे पास सेम होती थी, है ना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि ए और बी का ऑर्डर हमें चेक करना पड़ता है कि इसका कॉलम और इसका रो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ए और बी और ए हमेशा पॉसिबल हो, ठीक है। इक्वल होगा या नहीं होगा वो तो डिफरेंट केस है, लेकिन पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, ये चीज आपको समझ में आ रही है, अब क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए बस मैं अब देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख लो, हाउ टू मल्टीप्लाई दी मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। यहां पे मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, आपको पहले ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं बस थोड़ा सा सिंपल नंबर ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो, ठीक है। मैंने ए मैट्रिक्स ये लिया और बी मैट्रिक्स में ये ले रहा हूं, बी मैट्रिक्स में ये ले रहा हूं, ठीक है। अब पहली चीज तो हमें ये बतानी है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी की जब बात करेगा तो यहां पे हमें इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो ए किस ऑर्डर का है, 2 × 2 का है, और बी भी किस ऑर्डर का है, 2 × 2 का है। इसका कॉलम देखो और इसका रो देखो, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स सी मिलेगा, है ना। तो कोई पूछता है कि इस सी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताओगे, तो ये दोनों पार्ट तो इक्वल हो गए, तो फर्स्ट वाले का क्या बच गया, 2, और सेकेंड वाले का 2, तो फर्स्ट वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर कितने का होगा, वो ऑर्डर भी 2 × 2 का ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो जब भी आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो दोनों को आसपास लिख लो। तो ये हमने दोनों को आसपास लिख लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो बीच में कोई सिंबल यूज नहीं करना है, बस आपको आसपास लिख के रखना है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया था सेम वही मेथड हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 × 2 ऑर्डर का होगा, है नहीं। वो किस ऑर्डर का होगा, 2 × 2 ऑर्डर का होगा, यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो चारों एलिमेंट का नाम लिख देता हूं, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A11, A12, A21, A22 की वैल्यू कितनी होगी, वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि A11 मेरा कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पोजीशन है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, इस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन कौन सा है, 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको पहला एलिमेंट खोजना है तो पहला एलिमेंट आप कैसे खोजोगे, पहला एलिमेंट खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को लेंगे, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमें पहले मैट्रिक्स के किसको लेना है, पहले मैट्रिक्स के रो 1 को लेना है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 को लेना है, ठीक है। रो 1 और कॉलम 1, रो 1 और कॉलम 1 को आपस में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिलेगा। क्लियर हो रहा है क्या। तो यहां पे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हमारा, अब मैं इसका अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखता हूं, यहां पे रिजल्टेंट में यही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, बस A11 की जगह पे मैं एक्चुअल में नंबर वाली वैल्यू ढूंढूंगा कि वो कितना होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इस प्लेस पे ये हमारे पास 4 प्लेसेस हैं,
जिसको मैं A11, A12, A21, A22 बोल रहा हूं, तो इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा? इस प्लेस पे एलिमेंट निकालने के लिए इसका पोजीशन क्या है? 1 1 पोजीशन है। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन को मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में हम कैसे निकालते हैं? पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके पहले एलिमेंट से। तो कितना दे देगा? 2 इंटू 3 प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये हो गया। आ रही बात समझ में? फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये निकल के आ गया। कैसे निकाला समझ में आ गया? मैट्रिक्स को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड करना है। फिर सेकेंड पोजीशन कौन सा है? 1 2। 1 2 मतलब पहला रो फिर से चूज करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम हमें चूज करना है। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स के पहले रो ये R1 हो गया और ये C2 हो गया। R1 और C2 को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपके पास 1 2 एलिमेंट मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो एलिमेंट लिखा रहा है उसी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो इस वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा? पहला एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 दे देगा। क्लियर है? इस वाले पोजीशन पे आते हैं। इस वाले पोजीशन कौन सा है? 2 1। 2 1 मतलब क्या हो गया? 2 1 मतलब सेकेंड रो। किसका सेकेंड रो? फर्स्ट मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो हमने चूज किया और इसको मुझे सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 1। 2 1 मतलब R2 और ये C1। ठीक है, और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, और फिर फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा? A22। 22 मतलब क्या हो गया? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो ये मेरे पास सेकेंड कॉलम हो गया और ये सेकेंड रो हो गया। एलिमेंट वाइज फिर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर है? और इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो। ये कितना हो गया? 6। यहां से कितना आ जाएगा? 5। यहां से कितना आ जाएगा? 3। और यहां से 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है? सी मैट्रिक्स है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो ये मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का आ रहा है? 2 क्रॉस 2 का ही आ रहा है। क्लियर है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होगा, ये चीज आपको क्लियर हो रही है क्या? है ना? इसी तरीके से हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो किसी भी कितने भी ऑर्डर का क्यों नहीं बन रहा हो। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो मैट्रिक्स इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे मैंने बस स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आप मैट्रिक्स चूज करके उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, है ना? तो कैसे मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ रहा अभी? क्लियर है? मैट्रिक्स एडिशन में हम सिर्फ एलिमेंट वाइज ऐड करते थे, यहां पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होता है? रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होता है। क्लियर है? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? रो जो होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब कौन सा रो कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई होगा? तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो 1 को दूसरे मैट्रिक्स के रो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बस प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक और एग्जांपल, जैसे मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं। ए मैट्रिक्स हमारा हो गया, मान लो मैं ये मैट्रिक्स ले लिया 1 -2 3 -4 2 और ये 5। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 2 3 4 5 2 1। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिया। अब पहली चीज तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर उसने बोला है, अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड ए बी एंड बी ए। ठीक है, ए बी एंड बी ए हमें फाइंड करके निकालना है। तो पहली चीज हम पहले वाले पार्ट पे आते हैं, ए इंटू बी पे आते हैं।
दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी, तो क्या ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं, पहले हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर देखो 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 3 का एलिमेंट है। और ये किसमें है, इसमें 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है कि नहीं, 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो ए का ऑर्डर कितने का हो गया, 2 क्रॉस 3 का, और बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 का। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल है। इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा, है ना, जो बच गया वो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो अब एक बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को पास पास लिख लेंगे फिर से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें दे देगा 1 -2 3 -4 2 एंड 5। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है 2 4 2 3 5 और ये 1। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस तरीके का बनेगा। तो पहली चीज, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर किस ऑर्डर का होगा, वो 2 क्रॉस 2 का होगा। वो चीज हमने यहां से देखा है ना, जो बच गया आपका वो 2 क्रॉस 2 का होगा। यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। और 2 क्रॉस 2 का मिलेगा तो हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा A11 A12 A21 और A22, है ना, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो हम ये A11 वाला पोजीशन वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो 11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स का मुझे रो 1 चूज करना पड़ेगा, इसका मैंने रो 1 ले लिया, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1 लेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। क्लियर है, इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो एलिमेंट वाइज, तो 2 किससे 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 2। ठीक है, प्लस दूसरा -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, है ना, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 ही हो गया। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 -2 इंटू 4 कितना दे देगा, -8, और उसको हम ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा -8। और थर्ड एलिमेंट 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो कितना दे देगा +6। तो ये हमारा फर्स्ट का एलिमेंट मिल गया। ठीक ना, अगर मुझे अब मैं दूसरा एलिमेंट खोज रहा हूं, ठीक है, अभी अगर मैं दूसरा एलिमेंट खोजता हूं तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ये वाला 3 था, ये 2 और ये 2। ठीक है, अब अगर मैं A12 खोज रहा हूं, A12 मतलब क्या हो गया, फिर से मुझे फर्स्ट रो लेना है और कॉलम कौन सा चूज करेंगे, सेकेंड कॉलम। ठीक है, और एलिमेंट वाइज फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, तो 1 इंटू 3 कितना दे देगा 3। दूसरा वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 5 -10, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। क्लियर है क्या, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट वाइज हमने 2 एलिमेंट निकाल लिया। A21 अगर निकालना है तो A21 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 लेना पड़ेगा और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1 लेना पड़ेगा, है ना। 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, और फिर से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -4 इंटू 2 -8 +2 इंटू 4 +8 एंड 5 इंटू 2 प्लस का 10। और A22 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A22 के लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, और फिर से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा -12 -4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहां पे देखो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, पहला वाला एलिमेंट 0 आ गया, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 -3 12 3। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ये किसकी वैल्यू है, A इंटू बी की वैल्यू है। क्लियर है, तो 2 मैट्रिक्स अगर हमें दिया हुआ है तो हम A इंटू बी निकाल सकते हैं,
है ना। अब हम आ जाते हैं b इंटू ए भी इसने निकालने के लिए हमसे बोला है, तो b इंटू ए भी निकालने का ट्राई करते हैं। तो पहली चीज हम फिर से यही देखेंगे कि क्या b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं। b का ऑर्डर कितने का है, b का ऑर्डर है 3x2 का, और a का ऑर्डर कितने का है 2x3 का। ठीक है, तो यहां पे भी देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यानी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होगा, 3x3 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से बी ए लिख रहा हूं, और दोनों मैट्रिक्स को मैं साइड में लिख के और फिर रो को कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स कितना है 2 3 4 5 2 1। ठीक है, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ पहले मुझे वही मैट्रिक्स लिखना है। और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 3 -4 2 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने का मैट्रिक्स बनेगा, किस ऑर्डर का, 3x3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। रिजल्टेंट हमारा मैट्रिक्स 3x3 का हो जाएगा। 3x3 का मतलब क्या हो गया, A11 A12 सॉरी A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, है ना। ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और ये सारे एलिमेंट निकलेगा कैसे, तो पहला एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 -12 आ जाएगा। A12 निकालने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा -4 प्लस का 6। A13 निकालने के लिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिल जाएगा, ये 2 × 3 6 प्लस 15। क्लियर है, तो फर्स्ट हमने निकाल लिया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड निकालने के लिए क्या है 2 1 है, तो 2 1 हम कहां से निकालेंगे, तो 2 1 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 4 -20। A22 निकालने के लिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएगा, दोनों सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 प्लस का 10। ठीक है, और A23 निकालने के लिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 12 प्लस 25। क्लियर है। A31 पे आते हैं, A31 के लिए क्या करना होगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 -4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो थर्ड रो यहां पे मार्क किया हुआ है, सेकेंड कॉलम इसको मार्क कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 प्लस का 2। एंड A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6 + 5। और अब ये इजी है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा -10 -16 -2, यहाँ पे कितना होगा 2 2 -2, यहाँ पे 15 + 6 21 27 सॉरी 37 और यहाँ पे 11। ठीक है, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और ये किस रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका है, बी ए का, और इसका रिजल्टेंट ऑर्डर कितने का होगा 3x का होगा। ठीक है, ए बी का ऑर्डर देखो कितने का था, ए बी का ऑर्डर 2x2 का था, और बी ए का ऑर्डर कितने का आया 3x3 का। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी और बी ए आपस में हमेशा इक्वल होगा, ये चीज इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये वाला पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, ठीक ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसको भी आप एक पॉइंट बना के लिख लो, है ना, इसको भी आप पॉइंट बना के लिख लो, या इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है।
ठीक है, तो यहां पे लिख लो पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डज नॉट सेटिस्फाई, है ना, डज नॉट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है ना। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखो और इसको हम अगर इंटरचेंज करके लिखे तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल होगी, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। क्लियर है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, और कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को दे दे और बोले कि बताओ कि क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इक्वल होगा, तो ये इक्वल नहीं होगा, है ना। और बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं, जहां पे आप ये सब चीजों को चेक करोगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई, कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता है। बाकी दूसरे लॉ के बारे में अगर बात करें हम, ठीक है, जैसे एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं हम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ अगर हम चेक करें, ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास क्या होना पड़ेगा, तीन मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है, और आपको ग्रुपिंग बना के चेक करना है ना। हमको क्या करना है, ग्रुपिंग बना के चेक करना है, यानी ए बी को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहां पे बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों चीज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन बस यहां पे कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, हम ये अभी ऑर्डर हमने यहां पे चेक नहीं किया, जो कि हमें चेक करना चाहिए था, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो वो एसोसिएटिव लॉ क्या करेगा, फॉलो करेगा, लेकिन वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं साइड में, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, और इफ लगा लेते हैं, इफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो वो क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी बात कर सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहां पे लगेगा, एडिशन के साथ। ठीक ना, तो एक मैट्रिक्स है और इसके साथ आपके पास बी प्लस सी टाइप का कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी आप ए को बी से मल्टीप्लाई करके और ए को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। क्लियर है, ए को बी से मल्टीप्लाई करके और ए को सी से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो। यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ए क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में था, तो यहां पे भी देखो ए हमारा लेफ्ट साइड में ही है ना। कभी भी इसको इंटरचेंज नहीं करना है, इसको हम बी ए और सी ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों चीजें इक्वल नहीं होती, ये चीज हमने डिस्कस किया है अभी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ऑर्डर मतलब कि कौन सा पार्ट पहले है और कौन सा बाद में है वो यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी में इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं b प्लस सी और a को मैं इस तरफ से मल्टीप्लाई करूं, तो ये किसके इक्वल होगा, a किससे मल्टीप्लाई होगा, b के साथ, लेकिन पहले कौन आएगा, पहले b ही आएगा, b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। ठीक है, ऑर्डर का यहां पे ध्यान रखना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, और एसोसिएटिव लॉ के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज आ जाते हैं हम लोग आइडेंटिटी पे। ठीक है, और आइडेंटिटी हम यहां पे कौन सी आइडेंटिटी की बात करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
ठीक है, आइडेंटिटी हमने एक और पढ़ी थी कहां पे, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, और एडिशन के लिए हमने प्लस वाला सिंबल लिया था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स चूज कर लेंगे, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को मुझे एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि हमें फिर से क्या मिल जाए, फिर से हमें ए मिल जाए। सेम टाइप का डेफिनेशन एडिटिव आइडेंटिटी में भी था। ए मैट्रिक्स लेंगे, इसमें मुझे क्या ऐड करेंगे कि फिर से मुझे ए मिल जाए। तो यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन था इसलिए मैंने प्लस लगाया था, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन लगाया। डेफिनेशन सेम है कि नहीं। तो ए मैट्रिक्स को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें फिर से ए मैट्रिक्स ही मिल जाए, ठीक है। तो इस जगह पे कौन सा मैट्रिक्स आता है, इस जगह पे कौन सा मैट्रिक्स आता है, इस जगह पे आता है आई वाला मैट्रिक्स। आई कौन सा मैट्रिक्स होता है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या होगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। आई क्योंकि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, है ना, आई हमारा क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो हमें यहां पे ये चीज ध्यान देना होगा कि ए भी हमारा क्या होना चाहिए, ए भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ किसके लिए पॉसिबल होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसके लिए पॉसिबल होता है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं निकालते हैं हम, ठीक है, सिर्फ हम किसके लिए निकालते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। तो फॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए क्या होगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी यही क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई हो जाएगी, है ना। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो क्या देगा, मुझे सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2 3 4 1, ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसको मैं ए बोल देता हूं। और आई मैट्रिक्स हमें पता है, आई मैट्रिक्स क्या होगा, आई मैट्रिक्स में इसी ऑर्डर का लूंगा। तो डायगोनल पे 1 1 एलिमेंट होता है और नॉन डायगोनल पे 0 एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आई में कितने ऑर्डर का ले रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 का ले रहा हूँ, और ए भी हमारा क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। तो देखो हम ए को आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर मैच कर रहा है, इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देखो आपको क्या मिलता है, 2 3 4 1, और यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं 1 0 0 1, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, कॉलम से होगा। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 क्या दे देगा, 3, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड रो को, तो सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 4 मिल जाएगा, ठीक है। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 0 और 1 इंटू 1 हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है। और ये देखो क्या हमें मिला, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये वही ए मैट्रिक्स है जो हमने स्टार्टिंग में चूज किया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसलिए आई, आई को हम क्या बोलते हैं, आई हमारा क्या होता है, आई हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ए हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और यही हमने पिछले क्लासेस में भी देखा था कि अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो हम किसके बारे में बात करते हैं, इनवर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है,
ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या होगा आपके पास? तो क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है तो यहां पे मैंने आइडेंटिटी लिख दिया। हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, नहीं है, इस मैट्रिक्स को मैं किसी ऐसे मैट्रिक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल जाए, हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे मान लो मुझे नहीं पता कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसको बी बोल देता हूं, ठीक है, मान लेता हूं मैं कि बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, और रिवर्स इस ऑर्डर से भी हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम वही आना चाहिए। ठीक है, तो इस बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, बी मैट्रिक्स को हम यहां पे इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बी इज दी, क्या बोलेंगे इसको हम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बी इज दी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसका इनवर्स है ये, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बी निकलेगा कैसे, वो एक डिफरेंट पार्ट है, तो वो हम लोग आगे की क्लास में मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकालना सीखेंगे तो वहां पे इस वाले पार्ट को हम लोग डिटेल में और समझेंगे कि किस टाइप के मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, किस टाइप के मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप देखोगे, और यहां पे भी आप ये चीज अगर समझ में आ रही है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहां पे भी हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमें आगे चल के इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमें किसके लिए निकालनी है, आइडेंटिटी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकालनी है, और इनवर्स भी मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही कैलकुलेट होता भी है। क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, एडिटिव इनवर्स निकालना इजी है। ठीक है, आप लास्ट क्लास में देखोगे, उसको अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते थे। एडिटिव इनवर्स में जो मैट्रिक्स हमें दिया होता था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालते हैं, और किस टाइप के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, और किस टाइप के मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है। वो सब चीजें हम लोग आगे की क्लासों में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, तो वो हम आगे में देखेंगे। अभी के लिए बस हम इस वाले पार्ट को अभी थोड़ी देर में इसको होल्ड पे रखना है। ठीक है, ये भी मेरा होल्ड पे है, अभी कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको इनवर्स का कैलकुलेशन अभी नहीं करना है। इनवर्स का कैलकुलेशन जब हम इनवर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, वो एक अलग से टॉपिक है, तो उस वाले पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो कि इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स कैसे कैलकुलेशन होता है वो हम अलग से पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको हम लोग होल्ड पे रख रहे हैं। बाकी प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर एक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, आई ही होगा, और हर एक मैट्रिक्स के लिए नहीं, सिर्फ किस मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी, सेम वही मैट्रिक्स फिर से आपका रिपीट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आप सीख गए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब a इंटू बी और b इंटू ए दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हमेशा नहीं होगा, पर्टिकुलर केस में आप उसको बता सकते हो कि वो हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज हमने नंबर के टर्म्स में और पढ़ी थी कि अगर मान लो कि दो नंबर है मेरे पास a और b, ठीक है, और a और b की इक्वल टू अगर किसी ने जीरो बोल दिया, ठीक है, a और b इक्वल टू अगर किसी ने जीरो बोल दिया, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते थे, यहां से हम कंक्लूजन निकालते थे कि a इक्वल टू जीरो होगा, और या नहीं तो b इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और इसको अगर आप समझोगे इस तरीके से, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि यहां से क्या क्या सिचुएशन बन सकता है, सिचुएशन ये बन सकता है कि आपका a इक्वल टू जीरो हो जाए और b नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो भी प्रोडक्ट जीरो होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो लेकिन b की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए, तो भी प्रोडक्ट जीरो होगा। और थर्ड केस, a इक्वल टू जीरो हो जाए और b इक्वल टू जीरो हो जाए, तो भी आपका ये प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन ये किसके टर्म में था, ये हमने नंबर के टर्म्स में पढ़ा था, और नंबर सिस्टम में और एल्जेब्रा में हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होगा, ठीक है, अगर हम इसी सेम प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स के टर्म में बात करें,
तो a इंटू बी इक्वल टू, अगर किसी ने मुझे 0 बोल दिया, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है और वो इक्वल टू 0 है, तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ठीक है, तो सेम टाइप का कंक्लूजन तो होगा ही। अगर ए मैट्रिक्स ही हमारा 0 हो जाए, जीरो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो सारे एलिमेंट 0 और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो यहां से हम क्या केसेस बोल सकते हैं? आपका ए 0 होगा और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो भी प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा। ये मैट्रिक्स के टर्म में है, ठीक ना? यहाँ पे ए और बी क्या है? ए एंड बी आर मैट्रिक्स। यहाँ पे ए और बी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो यहां से एक कंडीशन आप ये बोल सकते हो कि या तो ए 0 होगा या और बी 0 नहीं भी होगा, तो भी प्रोडक्ट आपका क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। दूसरा केसेस, अगर ए 0 नहीं है और बी 0 है, तो भी आपका प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन, ए की वैल्यू 0 हो जाए, यानी दोनों मैट्रिक्स अगर 0 हो जाए तो भी प्रोडक्ट 0 होगा, है कि नहीं? लेकिन इतने पे ही ये नहीं रुकता है, ये एक और कंडीशन लेके आता है, जब ये बोलता है कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो और बी की वैल्यू 0 नहीं हो, तो मैट्रिक्स के केस में ये वाला केस भी पॉसिबल होता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है और ये फोर्थ कंडीशन है, ठीक है। नंबर्स के टर्म में और एलजेब्रा में ये जो हमने किया था, ये एलजेब्रा वाला पार्ट था आपका। एलजेब्रा वाले पार्ट में सिर्फ 3 कंडीशन ही मिलती है, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में आपका ये 4 कंडीशन पॉसिबल होता है ना? मैट्रिक्स के केस में ये 4 कंडीशन पॉसिबल होता है। हर एक के लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे देखो, पहले वाले केस के लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो पहला मान लो मैं 2x2 के लिए ही बात कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाते हैं। ये देखो, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू, मैं कुछ भी ले लेता हूं, 2 1 0 1, ठीक है। तो क्या हमारा बी 0 मैट्रिक्स है? बी 0 मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 नहीं है। लेकिन ए हमारा सारा मैट्रिक्स क्या है? 0 है। तो ये फर्स्ट वाले केस का एग्जांपल है, ठीक है। मैं बस चारों पार्ट का एक एक एग्जांपल आपको देख के बता रहा हूं, और ये चीज आप खुद से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरे में ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, 5 4 2 1। और बी मैट्रिक्स को अगर हम 0 इक्वल करते हैं, है ना, तो 0 इक्वल मतलब सारे एलिमेंट को हमने 0 कर दिया, है ना, तो भी इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो भी प्रोडक्ट ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन तो आपको समझ में आ रही है? थर्ड कंडीशन तो आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को 0 कर दूं तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। लेकिन फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट है ना, ये हम किसके लिए कंडीशन ले रहे हैं? ए इंटू बी इक्वल टू 0 का कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। ए इंटू बी इक्वल टू 0 का कंडीशन हम यहां पे चेक कर रहे हैं। अब फोर्थ वाले पार्ट में देखो, फोर्थ वाला पार्ट बोल रहा है कि ए भी 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो भी क्या उन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है? हाँ, पॉसिबल है ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है। और वो मैट्रिक्स आप खुद से बना भी सकते हो। मान लो मैंने ऐसा एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ये लिया। क्या ए हमारा 0 मैट्रिक्स है? नहीं है, ठीक है, ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। और बी मैट्रिक्स में इस तरीके का ले रहा हूं, ठीक है, 3 0 5 0, ठीक है। और अब देखो, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 0 0 आ जाएगा। इस तरफ जो ये लिखा हुआ है, ये जो 0 लिखा हुआ है, ये 0 एक्चुअली में क्या है? ये 0 नहीं है, ये क्या है? 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 मैट्रिक्स है मतलब जिस ऑर्डर का आपका रिजल्टेंट मिलेगा उसी ऑर्डर का ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है ना, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला कंडीशन है, जहां पे आप देख सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 है। ये वाला हो गया ए इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, ये वाला ए नॉट इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ये ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, और ये ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है?
प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये एक पॉसिबिलिटी होती है ना, और इस पे क्वेश्चन भी बनता है। आप बुक में देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में वो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि एक एग्जाम्पल दे के बताओ जहां पे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज आप यहां से क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप इतना तक अगर आपको समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो इसके आगे आप ये चीज देख सकते हो कि क्वेश्चंस आपसे अब सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में जो सब क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था वो सब क्वेश्चन अब आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि मुझे ए मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, बुक में क्वेश्चन इस टाइप का, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, ए है, और उसने मुझसे बोला कि ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो ए स्क्वायर में कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए इंटू ए के इक्वल होगी। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली हम एलिमेंट वाइज स्क्वायर कर देंगे, है ना, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। तो अब आप क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स को आसपास लिखोगे और दोनों मैट्रिक्स को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, जो नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 0 0, तो पहला एलिमेंट 4 दे देगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 3। ठीक है, आप खुद से मल्टीप्लाई करना, देखना ये चीज आ रही है कि नहीं, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू। अगर आपसे ए क्यूब निकालने के लिए बोला जाता है, तो ए क्यूब हम कैसे निकालेंगे, ए क्यूब निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए स्क्वायर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना, तो 4301, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, और ये 4 प्लस 3 7। ठीक है, अब खुद से मल्टीप्लाई करके देखना कि क्या यही चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल, है ना। ऐसे ही अगर मुझे ए की पावर 4 निकालने के लिए बोले, तो मुझे ए क्यूब पहले निकालना पड़ेगा, और ए क्यूब को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बुक में आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहां पे आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है, आप एग्जाम्पल भी, बुक के एग्जाम्पल भी आप ट्राई करना। बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जहां पे आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 जो है ये आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 अब आप यहाँ पे इजिली कंप्लीट कर पाओगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किए होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th और 5th पार्ट जो रह गया था वो पार्ट अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, बाकी सारा पार्ट एडिशन का था, और अप टू 12 तक हम लोगों ने इसमें कवर किया था। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो। ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 अप टू 22। ठीक है, इसके आगे आप सारा क्वेश्चन कर पाओगे। 17 कर सकते हो, 18 19 20 एंड 21 एंड 22। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
ठीक है। और बुक के भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे सॉल्व होता है ना। और उसके अलावा आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन इसमें होगा। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा, क्योंकि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो हम लोग अभी तक करते आए, थोड़ा सा केयरफुली इस चीज को करना है ताकि आप इसमें कहीं पे गलती नहीं करो। ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें कहीं भी एक एक पार्ट में भी गलती हो जाती है तो आगे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, बीच में कहीं इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सही से करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2x2 तक का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोगों ने यूज किया था, लेकिन आप 3x3 का भी कर सकते हो, किसी भी हायर ऑर्डर का भी कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और एग्जाम्पल के थ्रू बस आपको मैं समझाऊंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है और क्या क्या चीजें करनी होती है। और उसके बाद बुक के कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हम लोग कर लेंगे और फिर हम लोग उसके आगे वाले पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो तब तक आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।